ক্যামেরনকে একটু পেছনে যেতে বলছে। ওরা অন্যদের ফ্রেমের মধ্যে চলে আসছো তুমি। हाँ, चूँकि शाहिद इमाम तफसीर से उर्दू में ही कहा है, तो मैं या तो बंगला में बोलूँ चूँकि मिक्स क्राउड है, या दोनों मिला करके बोलूँ, वरना अच्छा हम इंग्रेजी शुरू करছি তারপর বাংলা বলবো। তারপর আজকে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে, জাস্টিস এনিওয়্যার ইজ আ থ্রেট টু ইনজাস্টিস, এনিওয়্যার ইজ আ থ্রেট টু জাস্টিস এভরিওয়্যার। কেন আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি? এতগুলো সংগঠন একসঙ্গে যারা গণতন্ত্রের কথা বলে, অধিকারের কথা বলে, সংবিধানের কথা বলে, ন্যায়ের কথা বলে। কারণ এটা একটা ওমর খালিদ, একটা শারজিলের ব্যাপার না, ইনস্টিটিউশনের ব্যাপার। ইনজাস্টিসটাকে ইনস্টিটিউশনালাইজ করা হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশ কেমন চলবে, শাহিদ বলার সঙ্গে যেটা বলেছে, তাতে কনস্টিটিউশনাল স্কিম অফ থিংস আছে, সেখানে ডিভিশন অফ পাওয়ারও আছে। কিন্তু যখন অথরিটেরিয়ান বা ফাসিস্ট যখন চেহারা তৈরি হয়, তখন এই সব ডিভিশন মুছে যায়। আর যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকে সেটাকে পায়ের তলায় ফেলা হয়। তাহলে এটা একটা ব্যক্তির ব্যাপার থাকে না। তখন আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে, এবং আমরা সবাই মনে করি গণতন্ত্রে, ইকুয়ালিটি বিফোর ল, আইনের চোখে সবাই সমান। এই শারজিল ইমাম, ওমর খালিদের কেসে আমরা দেখলাম, বিচার যাই হোক, বেল দেওয়ার সময় আলাদা করে দেওয়া হলো। 5 জনকে বলা হলো ঠিক আছে বেল হয়ে যা, আর এই 2 জনের বেল হবে না। ইকুয়ালিটি কোথায় গেল? ইনসাফ, হক, দুটো মেশানো। অধিকার যেটা হক পাওয়ার, ন্যায় পাওয়ার, আজকে সেটাকেই শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। सबसे मजा होच्छे कि जब बोला गया कि नहीं इनको बेल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बाकी 5 को मिलेगा लेकिन इनको नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा होता था कि मौके वारदात में वो मौजूद थे तो सबूत है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन सबूत इकट्ठा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के बेंच कह रही है कि जिस दिन वो घटना हुआ, दिल्ली राइट्स, ये दोनों वहां थे नहीं। चूंकि थे नहीं इसलिए वो साजिश में शामिल है। और आपने बड़े लाइन से सुने, जो एक दोस्त होने के नाते, एक कॉमरेड होने के नाते, एक साथी होने के नाते लगातार इस केस को परसू कर रही है। उन्होंने ऐसे कितने केस है, दब जाते हैं, खो जाते हैं, लोग मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करती। तो वो कहते हैं कि ये वहां था नहीं। जैसे कहीं कि शारजिल इमाम उस वक्त जेल में था, कस्टडी में था, पहले से दूसरे केस में, और वो भी दिल्ली में नहीं था, उमर खालिद। दूसरे जैसा कहा कि अमरावती में वो भाषण स्पीच का ये देख करके कि ये प्रोवोक किया। और इस तरह से यूएपीए कानून को इतना वसी किया गया है कि अब ये 2 शख्स का मामला नहीं है, टेररिस्ट का मामला नहीं है। हम वामपंथी लोग क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? बहुत सारे बात करते सकता है, अच्छा मोहम्मद सलीम भी है, उमर खालिद भी है, तो सब हो गया। अच्छा हुआ शाहिद को बहुत सी बात कहा है। कल जब कोई जो स्ट्राइक में जाएंगे, जुलूस में जाएंगे, रोड ब्लॉकेट होगा, ट्राइबल्स अक्सर होता है, उसको अगर खदान बनेगा बोल के उसको उजाड़ा जाए तो सड़क में आ जाते हैं, रेल रोक लेते हैं। बुलडोजर लगा करके अगर बस्ती को प्रोमोटर्स, सिंडिकेट, डेवलपर्स अगर उजाड़े तो बस्ती वाले रास्ते में आ जाएंगे अपना घर बचाने के लिए। हॉकर्स, अभी कुछ दिन पहले जैसे बुलडोजर लगा करके अगर हॉकर्स को उजाड़ा जाए तो जाहिर बात है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मामला नहीं है। जो परेशान ज़्यादा लोग हैं वो अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए, दूसरे के मतलब अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए
তারা তো রাস্তায় নামবে। এই ব্যাখ্যায় হ্যাঁ, তো এই ব্যাখ্যায় সুপ্রিম কোর্ট যা ব্যাখ্যা দিয়েছে, এবার দেশের যে কোনো কোর্ট তার রেফারেন্সে বলবে যে দেশের ইকোনমিক স্টেবিলিটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। लिखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोई भी कुछ भी काम होता है तो बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चोरी करके देश से भाग जाए, यहाँ का सामान बेच करके हो, ले करके हो, लाद करके हो, वो विदेशी बैंक में चला जाए, उससे नहीं होता है। लेकिन जब गरीब मेहनतकश लोग, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, अपना हक मांगेगा तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। जब यूएपी बन रही थी, शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, शायद वहाँ चला गया, हाँ, शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, याद रखना। और मैं आपको बोलूँगा पार्लियामेंट में, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ अक्सर, और उस वक्त गवर्नमेंट में हम सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त हम लोग टाडा, और टाडा के बाद जो कानून आया था उसको, जो काला कानून है उसको हम हटाना चाह रहे थे। तो हुकूमत ने कहा ठीक है, ये कानून को हटा करके हम थोड़ा अच्छा कानून बना दे रहे हैं। तो उस कानून का धारा लेकर के सपोर्टिंग पार्टी थे हम उस वक्त यूएपी 1 में। तो पार्लियामेंट में हमारा स्पीच था कि शिवराज जी आप तो बना रहे हो, लेकिन इसमें ये सब जो धारा रखे हो, कल आप नहीं रहो, ये आपका भी दिमाग बदल सकता है कल। तो ये सब जो है अभी ये जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आईনের ব্যাখ্যা তো সুপ্রিম কোর্ট করে, আর সেটাই পরবর্তীকালে আইন হয়ে যায়, সেটাই রেফারেন্স হয়ে যায়। तो इमरजेंसी के टाइम में एक सुरेंद्र चतुर्वेदी की कविता थी, उसमें 4 लाइन ये था, तलवार चाहे विधान की हो या संविधान की हो, इतिहास गवाह है, हमेशा किसी नेक नियत लोग इसे बनाते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने वो बदनियत लोगों के हाथ में चला जाता है। तो हुकूमत का डोर अगर बदनियत लोगों के हाथ में चला जाए तो हर सूरत, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, सिर्फ लेजिस्लेचर नहीं, आज चाहे हमारे मीडिया हो, चाहे आर्मी हो, डिफेंस हो, चाहे पुलिस एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे एकेडेमिया हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, ये सब जगह में ये जो ओवरआर्चिंग हिंदुत्व आइडेंटिटी बना करके, मजहब के नाम में जज्बात छेड़ करके एक फासिस्ट रेजिम बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ये एक कदम है। हर एक रोज एक एक कदम करके ये आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स दैट, इसलिए हम इसका मुखाफत कर रहे हैं। अफसोस इस बात की है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट आने के बाद इस मुल्क के बायां बाजू पार्टी के अलावा कोई पार्टियों का हिम्मत नहीं हुआ कि एक स्टेटमेंट देकर के ये कहे कि ये गलत हो रहा है। इसी का हम ले बोल रहे हैं कि ओवरआर्चिंग हिंदुत्व आइडेंटिटी, चूंकि जो पावर पॉलिटिक्स होता है तो हमेशा इस कानून को, काला कानून को इस्तेमाल करते हैं डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, अपने अपोजिशन को रोकने के लिए। और यही वजह है, देखिए आप, ये कानून का ये केस शुरुआत कब हुआ? 1920, जैसे बड़े योजना कहे, एंटी-सीए प्रोटेस्ट, सब लोग शाहीनबाग से लेके पाक सर्कस, पूरे मुल्क में खास करके खातिन, और आज़ादी के बाद वो पहला ऐसा एक जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट था, इनिशिएटेड बाय कॉमनर्स। और शाहीनबाग में कई कोशिश की गई किसको तोड़ा जाए, लेकिन वो हुकूमत कर नहीं पाई। वो जो गोली मारो सालों को, वो स्लोगन सब आया ना, पूरा वीडियोग्राफी कोर्ट में जमा दिया गया। हमारे पार्टी की तरफ से बृंदा करात जब दिल्ली राइट्स हुए तो वो वीडियो वगैरह दे करके, तमाम डॉक्यूमेंट्स दे करके कहे कि पुलिस एफआईआर करे। पहले पुलिस को कहा गया, एफआईआर पुलिस की नहीं, कोर्ट को कहा गया, कोर्ट भी नहीं की। बाद में और भी लोग किए, दूसरे और भी कई लोग किए। तो जस्टिस मुरलीधर, मतलब ये जो शाहिद इमाम कह रहे थे, तो हम सबको एक रंग से पेंट नहीं कर सकते। बेशक उसका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उनको बोले थे, किंतु दिल्ली हाईकोर्टे जस्टिस मुरलीधर बोल रहे हैं, तो वो बोले कि
पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, तुम एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? पूरे ओपन कोर्ट में वीडियो दिखाया गया और वो देखने के बाद एफआईआर करने के लिए कहा गया। वो कहा सही बात है, नतीजा ये हुआ कि उसको तबादला कर दिया गया। बट इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, तो जस्टिस एट एनी कॉस्ट। अरे जस्टिस लोहिया को तो मार ही डाला, कत्ल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठेगा। किसी सूरत से सुप्रीम कोर्ट में आने नहीं दिया, बार बार उनके नाम रिकमेंडेशन किया गया, क्योंकि वो हुक्मरान जो है मसनद आला में जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ। इससे क्या होता है, आप ये देखते हैं ना, थानेदार, आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस, सिविल सर्विस, स्टेट के, बिहार के, यूपी के, या हमारे जुडिशरी में, अब सब लोग अगर वो छोटा चेयर से मंझला चेयर से बड़ा चेयर देखेंगे तो जाहिर बात है वो दस्तूर हिंद नहीं देखेंगे, वो कानून नहीं देखेंगे, वो इंसाफ करने के बजाय वो ये देखेंगे कि हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। और ये काम होता है, इससे आपको आप कैसे देखेंगे, इसका तिरस्मान क्या है, आप पहचानेंगे कैसे? आप देखो हमारे यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी पुलिस हो, कोई रिटायर नहीं करता, क्लर्क रिटायर कर जाते हैं, अफसर रिटायर कर जाते हैं, लेकिन उसके दौर में उनको ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि उस दौर की हुकूमत ताकि उसको पालता पोसता रहे। गवर्नर नहीं बना सकते हम, इसलिए उसको एचओडी क्या बोलते हैं, ऑफिसर ओएसडी बना सकते हैं। हाँ, चीफ सेक्रेटरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना सकते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बना सकते हैं, एडवाइजर बना सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को। तो ये जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग है, उसके ऊपर अटैक है। जो जमहूरी जो कायदा कानून है उसके खिलाफ है, गणतांत्रिक पद्धति विरुद्ध है। যার ফলে কি হয়, আমলাতন্ত্র থেকে বিচার ব্যবস্থা বশঙ্গল হয়ে যায় এবং তাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। আর এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার আস্ফালন হচ্ছে। दिल्ली राइट्स का मामला उनको तोहमत लगा करके कि ये सीए एंटी सीए मूवमेंट जो था, इसी यही किया, ये इसलिए उनको करना जरूरी था कि उसके 1 महीने के बाद चुनाव था दिल्ली में असेंबली का। आपको याद होगा होम मिनिस्टर का भाषण अमित शाह का उस समय कि ऐसा बटन दबाओ, ऐसा बहुत से लोग भाषण देते हैं, ऐसा बटन दबाओ कि उसका असर शाहीन बाग में दिखने में दे। तो उनके लिए शाहीन बाग खटक रहा था। जमहूरी तौर पर कोई एहतजाज करेंगे और आप बुरा मत मानिए, जो मर्दानगी की बात करते हैं ना, सर में कफन बांध के निकल जाएंगे। शाहीन बाग के औरतों को, ख्वातीन को सड़क में इसलिए आना पड़ा था, उस वक्त मर्दों का हिम्मत नहीं हो रहा था। साफ बात कह रहा हूं, नाइंसाफी हो रही थी। सीए कानून आज जिसके एसआईआर में असर देख रहे हैं कि आपको अपने मुल्क में बेघर किया जाएगा, गैर मुल्की करार दिया जाएगा, सिटीजनशिप ले लिया जाएगा और दूसरे मुल्क से आपको मजहब के नाम से दूसरों को ले आकर के यहाँ पे बसाया जाएगा। तो ये जो कैंपेन था, लोग परेशान थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा। किसानों ने हिम्मत दिखाया, तो किसान की बात कहें, सड़क में आके उतर करके हुकूमत को पहली बार दिखाया गया कि वो, लेकिन कब, जब सब किसान एक साथ हो गए। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ। हुकूमत के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लोगों का जब भरोसा उठ जाता है तो लोग अदलिया के ऊपर भरोसा करते हैं, जुडिशरी के। लोग तो क्या करेंगे, इतना सब जगह देखा नहीं हुआ तो जाओ कोर्ट में जाओ, बोलते हैं ना। जैसे जब फसाद होता है, जब पुलिस रोक नहीं पाता है, जो दिल्ली राइट्स के टाइम में भी ये हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कही उस वक्त कि हमारे पास ज्यादा फोर्स नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा गया। उस दौरान के जो माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली की थी वो लिखे के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि फसाद का माहौल है, इक़दाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवोकेशन हो रहा था।
आपको याद होगा अनुराग ठाकुर, कपिल शर्मा मिश्रा, सॉरी कपिल मिश्रा, और वो था एक प्रवेश वर्मा। इनके खिलाफ नहीं हुआ। जो लोग हेट स्पीच किए, जो प्रोवोक किए, जो लोग फसाद में मुब्तला थे, वो फसाद करने वाले और यूपी से आए हुए पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ गठजोड़ किस तरह से हुआ, बातचीत कैसे हुआ, वो सब डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में दिया गया। लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन इंक्वायरी करने के बजाय वो विक्टिम ढूंढ रहा था और उमर खालिद और साजिद इमाम को लगाया, उनको तो प्रमाण करना पड़ेगा कि फसाद इतना बड़ा जब हो गया। और कब हुआ? आप इशारा किए उमर खालिद का बयान में ट्रंप था। अभी ट्रंप तो बहुत चर्चे में है ना। अभी तो तारीफ वार के बाद, ग्रीनलैंड दखल करेगा, वेनेजुएला जाने के बाद अभी लोग ट्रंप का असल चेहरा पहचान रहे हैं। लेकिन उस वक्त मोदी कहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। उस वक्त मोदी वो कहा था वहाँ पे हाउडी मोदी, और यहाँ पे हो रहा था नमस्ते ट्रंप, गुजरात से दिल्ली तक, याद है? तो ये नमस्ते ट्रंप का दौर था और उसका असर दिखने को मिला कि ये शाहीन बाग को ख़त्म करना है, एंटी-सीए मूवमेंट को ख़त्म करना है, और उसके लिए राइट इंजीनियर, इट वॉज ए इंजीनियर राइट। और इसी तरह से आरएसएस संघ परिवार ये काम करती है, क्योंकि इस मुल्क में आज़ादी के बाद जितने फसादात हुए, जो भी कमीशन हुआ, उसमें 90% कमीशन आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। यही कारण है फसीरहाट से लेके, धूलागढ़ से लेके, अभी शमशेरगंज या रानीगंज में जहाँ इमाम साहब का बेटा कत्ल हुआ था, सब इमाम को भी एक जैसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे पास शाहिद इमाम भी है, और रानीगंज के इमाम वो अपने बेटे के लाश के सामने ये कहे कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, नफ़रत की बात नहीं है, प्यार से मोहब्बत से काम लेना है। ऐसे भी तो है ना। तो इसलिए हम लोग अक्सर करते हैं कि बात में कहा है उसको तो एमएलए बना दिया। नहीं, रानीगंज के संसद के इमाम साहब को नहीं बोला क्या था टिकट लेने की? नहीं, जो बोला था उसको एमएलए बना दिया। जो बोला था, जज्बात में कहा, अरे मंत्री बना दिया गया था। अब बालीगंज के लोग, पाकसाला से लोग बोले सायरा सालिम ठीक नहीं है, बीजेपी से आया हुआ मेहमान अच्छा है। खैर वो पता लगा, मैं चुनाव की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, रोज करते हैं, ये बात बोल रहे हैं। मैं यहाँ आपको ये कह रहा कि हम तो इमाम साहब को डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने कहे कि ईमानदारी की बात है, इंसानियत की बात है। लेकिन मैं उसलिए नहीं कह रहा था, मैं कहा कि क्यों 2011 के बाद 700 छोटे बड़े फसादात हुए, उससे ज़्यादा ही हुए डॉक्यूमेंटेड बंगाल में, लेकिन कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं हुआ। क्योंकि इंक्वायरी कमीशन होगा तो उसका राय निकलेगा, कुछ कारनामे करने पड़ेंगे, हम लोग सब बोलेंगे इंप्लीमेंट करो। सिंस 2011 700 फसादात हुए। लास्ट मुर्शिदाबाद में, धुलियान में, जहाँ पुलिस के गोली से एजाज मारा गया और वो हरगोविंद दास और चंदन दास मारे गए, लेकिन कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं होता, इंक्वायरी कमीशन नहीं हुआ। तो ये जो फासिस्ट कायदा है वो लिपापोती करते हैं, तहकीकात नहीं करेंगे, उसको दूसरे तरफ मोड़ देंगे और किसी और को पकड़ के सजा दिलवा देंगे। लोग बोलेगा चलो हुकूमत तो काम तो कर रही है। यहाँ अनीस खान बेटा खून हुआ, सालिम खान ये कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। कितना, मैं जो कह रहा था कि ये भरोसा उठ जाता है अदलिया से, तो कहते कि आमता, यहाँ बंगला में जो कहे कि आमता कोर्टे आमी विचार पाऊंगा, अपना सबाई मिले। एक ही बात है कि उस कोर्ट से हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले आओ। क्यों ऐसा होगा? और शायद जानता, हम जानते हैं, लोगों का भरोसा रहता है, लेकिन वो कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चाहे हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर जुडिशियरी, जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और वो इसलिए किया जाता है कि जो लोग ये चला रहे हैं वो अगर क्रिमिनल माइंडसेट हो जाते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट, तो फिर सैया भाई कोतवाल डर कहेगा। बिल्किस बानो के मामले के बाद आपने देखा
जेल से रिहाई हो रही है और उन्हें माला पहनाया जा रहा है। ये कपिल मिश्रा जिसके नाम में एफआईआर करने की बात हाईकोर्ट कही, हम लोगों ने कहे जो जिम्मेदार है उसको पॉलिटिकल जो सीढ़ी है उससे कई धाप ऊपर कर दिया गया। तो लोग बोलते हैं सब बात सियासत नहीं है, लेकिन देखिए ये सिस्टम जो बदल रहा है इसके पीछे तो सियासत है। आप यू कांट अवॉइड दैट। सियासी माहौल ऐसा बना जहां इंसाफ मांगना भी, इंसाफ का गुहार लगाना तो छोड़ दीजिए, इंसाफ मांगना भी खता है। तो हम क्या करें? पहला बात यह है क्या वो একটু আগে ওখানে বসেছিলেন বরুণ বিশ্বাসের दीदी चले गए थे छुट्टियां, काफी दिनों से लड़ते 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 कोर्ट में थोड़ा राहत मिला, पूरा लड़ाई जारी है। ये जो टीचर्स अपॉइंटमेंट मदरसा स्कूल सर्विस, कल भी मदरसा के टीचर लोग को जिन लोगों को नौकरी नहीं मिला कल लालबाग में पकड़ के ले गया, हर हफ्ते पकड़ के ले जाता है, ले गया ना मदरसा का स्टूडेंट, मदरसा के टीचर, स्कूल के नहीं। अब क्या होता है, हम बोलेंगे अरे वो तो मदरसा वाला है, हम तो स्कूल वाले हैं, वो बोलेंगे ये तो स्कूल वाले हैं, हम तो मदरसा वाले हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अगर किसी भी जगह नाइंसाफ़ी हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप बताइए तो जब आदिवासियों के खिलाफ होता है हम कितना आवाज़ उठाते हैं? हाथरस की रेफरेंस आ गया, कप्पन सिद्दीकी के बारे में बात करते थे, तो हम कितना ये कहते हैं कि एक दलित लड़की को बलात्कार करके मार करके उसके बोलने कि हमें मुंह दिखाओ और पुलिस उसको पेट्रोल डाल करके जला दिया। यहाँ हासखाली में एक ही बात हुआ, जिंदा थी वो लड़की, मैं खुद गया था वहाँ पे, क्लास 6 की बच्ची, उसको होली बोल करके ले जाकर के जला दिया, क्योंकि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसी, साक्षी खत्म। तो एक नाइंसाफ़ी का दौर चल रहा है, तो इसलिए कहीं भी नाइंसाफ़ी हो, इंसानियत कहीं भी उसको चोटा है। एक इंसान होने के नाते इंसानियत का तकाजा है कि उसे हम महसूस करें कि ये हमारे ऊपर भी है। अक्सर ये हम नहीं करते, हम उसको अलग अलग खत्ते में, खाने में बांट देते हैं। सियासी फिरका परस्ती के सियासी बोलो, जुबान के नाम पर, लिसान के नाम पर वो यही काम करता है, हम सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब बोलता है अच्छा ओवर टाइम के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हो गया, हो जाता है ना। तो फिर जब अगर वरुण विश्वास के बारे में कहा जाएगा तो बोलेगा हिंदू का हो गया, कत्ल हो गया, तो आप शाहिद इमाम क्यों बोल रहे हैं इसके लिए? तो ये क्रिमिनलाइजेशन जो हो रहा है पॉलिटिक्स, उसका एक बेस है कम्युनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। उससे क्रिमिनल्स क्या होता है, वो देवता बन जाता है, वो रहनुमा बन जाता है। क्योंकि आप उस वक्त ये नहीं देखते हैं कि सच या झूठ, सही या गलत, आप ये देखते हैं कि हिंदू या मुसलमान, हरिजन या ब्राह्मण। तो इसलिए ये लड़ाई अलग टुकड़ों में लड़ा नहीं जा सकता। अब देखो ये पे कानून में बता रहे थे, हर दौर में ऐसे कानून आए हैं और ऐसे कानून के खिलाफ ही अंग्रेज के दौर में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नेशनल असेंबली में जाकर के बम फेंके थे और नारा दिए थे जो बनोज ने कही, इनकलाब जिंदाबाद। कोर्ट अभी कह रही है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया उमर खालिद, ये तो टुकड़े टुकड़े गए हैं, ये तो मुल्क को टुकड़ा कर देगा। क्यों? पूरे दुनिया में, मैं इतना शेर शायरी नहीं करता हूँ, उनको भी तब नहीं मांगना है। मैं तो आजकल तो सब नैनो टेक्नोलॉजी आ गया ना, नैनो पोइट्री, दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत, सबसे कम लफ्जों में जो शेर कहा गया है वो है इनकलाब जिंदाबाद अरशद वानी का है। दो लफ्ज में, दो अल्फाज में वो बहुत कुछ कह रही है। तो जब ये बदलाव का बात कहा जाता है तो परिवर्तन नहीं है, आमूलचूल परिवर्तन, पूरे ढांचे को जब बदलने की बात कही जाती है तब ये नारा दिया जाता है। तो जो इसमें सर में बैठे हुए ऊपर में
वो तो ये नहीं मांगेंगे। वो तो ये बोला छोटा चेयर से बंजा चेयर से बड़ा चेयर में जाना चाहते हैं। जिसको इस ऐसे हालत में भी तो किसी को तो फायदा हो रहा है कुछ ना कुछ। जिनको फायदा हो रहा है वो नहीं चाहेंगे कि ये स्टेटस को बदल जाए। तो लड़ाई स्टेटस्कोइस्ट और प्रो चेंजेस के साथ है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के साथ नहीं है। और चेंज कैसे होगा? एक फासिस्ट या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक है। आप देखो इस एक इनको जो बेल दिया नहीं और कहा कि अगले साल आना, यही बोला ना, कंटेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करेगा, इंटरप्रेट करेगा। आर्टिकल 14 कहती है कि राइट टू इक्वालिटी, वो ट्रैम्पल हुआ। आर्टिकल 19 कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें हक है। अंग्रेज के दौर से इसी कलकत्ते में अखबार लिखे, कविता लिखे, शायरी किए, भाषण दिए तो उनको जेल दिया जाता था, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही। কাজী নজরুল ইসলামকে জেল দিয়েছে, মুজাফর আহমদকে দিয়েছে, এটা সবাইকে, নেতাজিকে দিয়েছে, গান্ধীজিকে दिए, पत्रकार को भी, रिपोर्टर्स को भी, एडिटर्स को भी। आजाद मुल्क में हम आजादी इसलिए लड़े कि हमें आजादी मिलना चाहिए। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे या 26 जनवरी को पैरेड करेंगे। आजादी का मतलब है हमें हमारा खुराक, हमारा लिबास, हमारा जुबान, हमारा यकीदा, हमारा अपना पसंद, उसका हक है। तो ये जो जब इखलास से लेकर के ये खुराक लेकर के लोग कहते थे ये सब यूपी में होता है, जब यहाँ पैटिस बेचने के लिए, चिकन पैटिस के लिए मारता है और उसको कितने दिन में बेल मिल जाता है। पहले तो एफआईआर किया नहीं पुलिस, हमें वकील भेज करके कोर्ट में केस करवाना पड़ा। तो पुलिस पकड़ के भी ले आया और फिर उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन माला पहना करके वापस में लेके चला गया। इससे हिम्मत बढ़ता है ना जो लोग करेगा। कंडेमनेशन होना चाहिए यार। ये सिर्फ शेख रजावी का मामला नहीं था, उसके साथ शैमुल भी था। कौन ठीक किया कि मैदान के इलाके में वेज और नॉन वेज का मामला होगा? ये कहां तक बढ़ता आप देख लीजिए। 26 जनवरी को कोरापुट उड़ीसा में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जहां ये माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर हमला होता है बंगाल का। डीएम, मैं बोला ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख करके ऑर्डर दिया कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, उस दिन बाजार में, मोहल्ले में, बस्ती में, घर में, होटल में एक चिकन, फिश, मीट, मामला सिर्फ बीफ का नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचे थे ये तो बीफ का मामला है ना, जुनैद के पास बीफ था या नहीं देखा जाएगा। बाद में देखा गया टेस्ट में बीफ नहीं था। 1 लाख के मामले में देखा गया कोई ऐसा गाय की तस्करी का मामला नहीं था। लेकिन स्ट्रीट जस्टिस अगर हो, मॉब लिंचिंग हो, तो समाजी जस्टिस होगा। और इससे एक आईएएस ऑफिसर वो नोटिस देता है। बाद में हंगामा हुआ, सब लोग अपोजिशन किए, हम लोग भी बोले, ट्वीट वगैरह किया गया, उधर डिप्यूटेशन दिया गया। तो बाद में बोलता है कि रिपब्लिक डे मनाने वाली जो कमेटी थी डिस्ट्रिक्ट की, उनका रिकमेंडेशन से हम लिख दिया। एक आईएएस अफसर, अच्छा अगर बीजेपी की हुकूमत है तो रिपब्लिक डे के कमेटी में किसको रखेगा? अगर यहाँ तृणमूल की हुकूमत है, अगर यहाँ कमेटी होगा, चाहे मेला हो, चाहे खेला हो, चाहे कुछ भी हो, तो चाहे मुशायरा ही हो, चाहे उर्दू अकादमी का भी कुछ हो, तो अपने लोकल तो कमेटी बनाएंगे। तो बीजेपी आरएसएस के लोग की कमेटी बना था वहां पे। और कोरापुट सब लोग जानते हैं, केकेबी फेमस था 90s से। कालाहंडी, कोरापुट और बुलानगिरी, इस मुल्क के 3 डिस्ट्रिक्ट आदिवासियों का डिस्ट्रिक्ट है जहां मैल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। वहां लोगों का खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा वहां बच्चा कमजोर पैदा होता है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा गरीबी है। फेमस है केकेबी पूरे दुनिया में, कालाहंडी, कोरापुट, बुलानगिरी। उसका डीएम कह रहा है कि रिपब्लिक डे मतलब है সাধারণতন্ত্র দিবস।
তার মানে কেউ রাজা নয়, কেউ রানী নয়, আমরা সবাই রাজা আমাদের